जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। पहलगाम सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में, जो न सिर्फ मीडिया में पर जमीन पे लोगों के बीच का डिबेट और डिस्कशन का एक टॉपिक है। पहलगाम, जहां 26 टूरिस्ट्स मारे गए पहली बार। ऐसा टेररिस्ट्स 200 किलोमीटर ट्रैवल करके एक रिसोर्ट में आते हैं और वहां पर अंजाम देते हैं इस तरह की घटना। चूक किससे हुई, कहां हुई, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जानना जरूरी है। आम आदमी ये जानना चाहता है कि इस पूरे घटना के बाद सरकार का क्या रवैया है, क्या रुख है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी पे अबेयंस लगा दिया, यानी कि होल्ड कर दिया। क्या उससे फायदा मिलेगा पाकिस्तान को या हमें? पाकिस्तान के लिए एक टॉपिक बन गया है, इशू बन गया है इंडस रिवर ट्रीटी। वहां के प्रधानमंत्री का कहना है कि न्यूट्रल दोनों बैठकर डिस्कस करें कि मामला क्या है, पहलगाम को लेकर भी। चाइना ने भी इस पे वोंग ली का एक स्टेटमेंट आया है कि इंडिया शुड टेक इट अप एंड डिस्कस विथ द पार्टी विच इज नन अदर देन पाकिस्तान। अब सवाल उठता है कि इस पूरे घटना को लेकर तरह तरह की चीजें हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और मूवमेंट्स भी हो रही हैं। इसको ताहुर राना के आने से जोड़ा जा रहा है, इसको JW वैंस के विजिट से भी टाइमिंग की बात आ रही है। तो ये सारी चीजें टाइमिंग के साथ है, पर सवाल उठता है कि उस टाइमिंग को हम क्यों भूल जाए जो मुद्रा में हुआ था। NIA का एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि मुद्रा पोर्ट पे जो ड्रग रेड के दौरान पकड़ा गया था 3000 किलोग्राम ऑफ हेरोइन वैल्यूड एट 21,000 करोड़। मुंद्रा एयरपोर्ट पे ये पकड़ाया गया। ये किसका खेल था? NIA के हिसाब से जो NIA ने रिवील किया है टू एन एक्सटेंट, पोर्ट को पहलगाम से लिंक करके LET का नार्कोटिक्स की ट्रैफिकिंग was behind this entire पहलगाम इंसिडेंट। यानी कि देश में, हमारे देश में ड्रग्स जो स्मगल इन किए जाते हैं फ्रॉम अफगानिस्तान थ्रू ईरान, कंसील्ड इन टॉक पाउडर जो होता है ना, जो आप चेहरा पे लगाते हैं सुंदरता के लिए, वो इतना हानिकारक बना दिया था टॉक पाउडर पे के पैकेट्स में, के पाउचेस में या स्टोरेज में, वो ट्रांसफर किया गया, स्मगल इन किया गया और मुद्रा एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट पे वो हॉल हुआ, पकड़ाया। अब सवाल उठता है कि वो जो एक बात आ रही है NIA की कि ये नार्कोटिक्स को इंडिया में अफगानिस्तान, ईरान थ्रू पाकिस्तान के लोगों के थ्रू ये भेजा जाता है और यहाँ पर हमारे वेयर हाउसेज में डंप किए जाते हैं और आम जनता, यूथ को पहुंचाया जाता है। नार्कोटिक्स, दिस इज नथिंग बट नार्को टेररिज्म। वहां से जो फंड आता है उसी का इस्तेमाल होता है इस तरह की घटनाओं के लिए, जो पहलगाम में हुआ या पहले मुंबई में हुआ था, या छोटी मोटी चीजें जो होती रहती हैं धर्म के नाम पे, पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड, LET द्वारा एग्जीक्यूटेड एंड धर्म के नाम पे खेलने की जो कोशिश होती है हमारे ही कुछ इंटरनल फोर्सेस के द्वारा, धार्मिक लोगों के द्वारा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं इसी पे और टाइमलाइन पे पहलगाम का डिस्कस करने की बात करूंगा अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र सुभाष शिर्के जी से। सुभाष जी, आपका यू आर वेलकम ऑन दिस शो। सुभाष जी नमस्ते, बताइए। जी नमस्कार। आपने सुना मैंने क्या कहा जी? या ऑडियो का इशू नहीं था ना? जी नहीं। तो मेरा मेन मुद्दा था नार्को टेररिज्म। मेरा मेन मुद्दा था कहाँ चूका पहलगाम, 200 किलोमीटर क्रॉस किया। सबसे बड़ी चीज ये जो टाइमिंग था, टाइमिंग ताहुर राना को लाना और JW वंस का इंडिया में होना, और चाइना का ये कहना कि हम न्यूट्रल पार्टी के थ्रू या हम आपस में बात कर लें पहलगाम या इंडस ट्रीटी को लेकर, यानी कि पाकिस्तान की तरफ उनका रेफरेंस है एंड दे आर
You know, they have that heart to heart feeling. जी, आप कुछ इस पे प्रकाश डालें। देखिए, पहलगाम में जो घटना हुई, बर्बर हत्याएं हुई पर्यटकों की, उसको अभी एनआईए ने अलग मोड़ दिया है। उनका कहना है कि इसके लिए फंडिंग जो है वो टेरर यानी नार्कोटिक्स फंडिंग के जरिए ये पूरा मामला उसको जोड़ा गया है, और उसमें कई सारी चीजें उन्होंने बताई है कि 2021 में जो मुंद्रा पोर्ट का जो 21,000 करोड़ का वहां पे ड्रग्स पकड़ा गया था, उसको उन्होंने लिंक किया है। अब ये देखना ये है कि 2021 में जो मुंद्रा पोर्ट का इन्वेस्टिगेशन एनआईए के पास चला गया था, उसके बाद उन्होंने कितने लोगों को अरेस्ट किया, इसके बारे में साफ कुछ एनआईए के पोर्टल पे तो हमें नहीं है। सिर्फ एक जेएस संधू नाम का जो आदमी है, वो 18 फरवरी 2024 को अमृतसर में उसको भेजा जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोर्ट में हाजिरी देने के लिए। कच्छ से गुजरात के जेल में था वो, भुज में, कच्छ रीजन में वो वहां पे चला जाता है, और उसके बाद कच्छ का जो सुप्रिंटेंडेंट पुलिस है गुजरात का, वो कहते हैं कि वो भाग गया। तो जे संधू जो 21,000 करोड़ के ये नार्को टेररिज्म का जो आरोपी था, वो पुलिस के चंगुल से भाग गया। तो इसका मतलब है कि पुलिस कितनी इस मामले में कड़ाई से कार्रवाई कर रही है, इसका एक जीता जागती ये मिसाल। तो एनआईए अभी 5 साल के बाद उठकर बोल रहा है कि ये मुंद्रा पोर्ट का जो ड्रग्स है उसका संबंध कश्मीर से है। तो ये भाई साहब पहले क्यों नहीं बताया गया? 4 साल में क्या कर रही थी एनआईए? तो यानी एनआईए के ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है, इस पर ही संदेह निर्माण होता है कि ये इन्होंने कुछ चीजें भटकाने के लिए ये सारी चीजें की है क्या? क्योंकि अगर वो इतनी कड़ाई से उसका कार्रवाई वो करती तो शायद जे संधू भाग नहीं जाता, और अब तक वो मिला नहीं है। तो हमें ये देखना होगा। दूसरी तरफ चीन ने इसमें मध्यस्थता करने की बात की है। जाहिर है कि पाकिस्तान को बचाना चीन के लिए जरूरत पड़ती है, और इसके लिए वो काम कर रही है। क्योंकि दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही है कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद आर्मी सक्रिय हो गई है। एक खबर ये आई थी कि बीएसएफ ने जो सीमावर्ती इलाके हैं पंजाब के, उनको जो किसान हैं उनको बताया गया है कि आप एक कुछ दिनों में फसल जो है वो काट दी जाए। तो इसका मतलब है कि मूवमेंट जो है आर्मी का वो किस दिशा में हो रहा है, ये भी हमें समझना होगा। दूसरी तरफ सरकार ने एक प्रेस नोट जारी करके ये भी कहा है कि आर्मी की जो मूवमेंट है उसके बारे में मीडिया खबर ना दे। तो इससे पता चल जाता है कि सरकार का मंशा क्या है और सरकार आगे क्या कदम उठाने वाली। लेकिन ये जरूरी है कि इस युद्ध ज्वर को कायम रखने के लिए खबरें भी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की तरफ से दी जा रही है। उसमें कहा गया कि नौसेना ने वहां पे एक मिसाइल का परीक्षण किया अरेबियन सी में। दूसरी तरफ एक खबर ये भी आई है कि राफेल जिसका मरीन वर्जन जो है, यानी नौसेना के लिए जिसका उपयोग होता है, ऐसे राफेल को खरीदने के लिए वो लगभग 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा दिया जाएगा। और उसके लिए जो ऑनलाइन ये सब भारत और फ्रांस में समारोह होने वाला है, जिसमें दोनों तरफ के रक्षा मंत्री साइनिंग अथॉरिटी यानी वो जो उसका जो दस्तखत करने का जो सेरेमनी है वो करेंगे। तो इसका मतलब है एक तरफ से मीडिया को खबरें ऐसी दी जा रही है जिसके तहत ये मामला जो है युद्ध की स्थिति में जा रहा है, ऐसी एक दिशा सरकार देना चाहती है। दूसरी तरफ एनआईए जैसा जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इसको मुंद्रा पोर्ट से जोड़ रहा है। तो अगर वो मुंद्रा पोर्ट का हिस्सा जो अगर है, तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, ये भी एनआईए को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था। क्या ये ड्रग्स जो है वो अफगान सीमा से पाकिस्तान सीमा से भी भारत में आया क्या? तो आया तो फिर किसके जरिए आया, कैसे आया, ये तो 4 साल में उजागर होना चाहिए था। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। ये पोर्ट आपको पता होगा कि ये अदानी पोर्ट है, यानी ये प्राइवेट पोर्ट है। तो प्राइवेट पोर्ट में ये कैसे आ गया, वो दूसरे सरकारी पोर्ट में क्यों नहीं आया, वहीं पे क्यों आया, इसके बारे में भी सवाल अनसुलझे हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक जरूर है कि सरकार वॉर मॉन्गरिंग कर रही है, ये उस दिशा में काम कर रही है, ये हमें देखने को मिल रहा है। अजय जी, 3 अनसुलझे सवाल जो आपने भी रेज किया। एक, मुद्रा पोर्ट को रिलेटेड
एनआईए इन्वेस्टिगेशन 4 सालों में क्या निकला क्या नहीं निकला, ये खुलासा होना चाहिए। दूसरा, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके टेररिस्ट उस पिकनिक स्पॉट पे पहुंच जाते हैं, कैसे पहुंचे। तीसरा, जो एक खबर आई थी कि ट्रैवल एजेंसीज वाले बिना इंफॉर्मेशन दिए लोगों को वहां ले गए, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चेक किया गया कि ये ट्रैवल एजेंसीज कौन थे और क्या मकसद था, या हमारा फेलियर था? इसके साथ एक सबसे बड़ा सवाल जो पहलगांव से रिलेटेड है, क्या इंडस वाटर ट्रीटी पे हम सिर्फ वाही लूटने की कोशिश में हैं या वाकई उसका कुछ असर होगा? ठीक है, डेटा और एडवांस इंफॉर्मेशन के बारे में जब बात की जाएगी तब बात आती है। आपका क्या कहना है इन 4 अनसुलझे सवाल पे, जिसपे कि आज भी आम जनता जानना चाहता है कि क्या होगा? जी सुभाष जी। देखिए, इसमें एक स्पष्ट रूप से कई चीजें जो हैं वो उसके जवाब नहीं मिल रहे हैं, और इसके बारे में केंद्र सरकार भी चुप्पी साधे हुए हैं। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो कोर्ट में जो हलफनामे पेश करती है उससे भी कुछ हमें पता नहीं चल रहा है। जैसे मुंद्रा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट में जो छोटे छोटे मछलियां जो है, जो आरोपी पकड़े गए वो सिर्फ लोअर लेवल के लोग थे। असली इसका ब्रेन कौन था, असली इसका मास्टरमाइंड कौन था, इसके बारे में कोई खुलासा अभी तक नहीं किया गया। और जब तक ये खुलासा नहीं होता तब तक एनआईए क्या तर्क दे रहा है हलफनामे में वो परिपूर्ण हम नहीं मान सकते, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इसका मतलब है कि अभी भी अधूरा ही है। 2021 का जो केस है उसका इन्वेस्टिगेशन अभी भी अधूरा है। तो 2 बार, कई बार संसद में भी इसका मुद्दा उठा। 2022 के जो गुजरात विधानसभा का चुनाव था उसमें भी ये मुद्दा उठा, लेकिन उस वक्त भी इस पे ज्यादा जो खुलासा जो है वो सरकार की तरफ से नहीं होता। अब दूसरा ये है कि पहलगाम के बारे में लोगों में आक्रोश है। लोग चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई हो और एक करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को मिले। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि पीओके को भी हमें अपने कब्जे में लेना चाहिए। जो बीबीसी जैसी जो एजेंसीज है, इंटरनेशनल एजेंसीज है, वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहती हैं, उस पर भी लोग आपत्ति ले रहे हैं। तो उनका कहना अपने लेवल पे सही होगा, लेकिन हकीकत ये है कि कश्मीर के 2 हिस्से हैं, एक तो पाकिस्तान के पास है, एक इंडिया के पास है, और तीसरा हिस्सा चीन के पास है, जो अक्साई चाइना जिसको कहते हैं, वो चीन के पास है। तो इसके बारे में लोगों को ज्यादा पता होता नहीं, इतिहास में लोग जाते नहीं, इसलिए एक जो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा है उसका हिस्सा बन जाते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक पाकिस्तानी आदमी जो है वो अपनी यानी वो अपना जो क्रियाकर्म है वो खत्म करने के बाद कोका कोला से सफाई कर रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि ये देखिए इनके पानी भी मिलना नसीब नहीं हुआ, लेकिन इनको पता नहीं है कि अभी इंडस ट्रीटी जो है उसका पानी रोका नहीं गया है। तो लेकिन इस तरह के मीम्स, इस तरह के वीडियोस के आने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि एक प्रचार तंत्र का हिस्सा है जो हमेशा एंटी मुस्लिम पे टिका रहता है, और वो एक वर्ग को खुश करता है जो वर्ग मोदी समर्थक माना जाता है। तो ऐसे में सच्चाई ये है कि हमें कारगर तरीके से जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जो 25 और 26 लोग जो है उसमें अगर वो पोर्टर को गिना जाए तो 26 लोगों की जो मौतें हुई है वो कहीं ना कहीं वो अनसुनी या अनदेखी या अनसुलझी रह जाएगी। उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको करारा जवाब दें। जय जी। अच्छा, ये इंडस वैली ट्रीटी वाली, इंडस रिवर ट्रीटी वाली जो बात आपसे हो रही थी, और आपने भी कहा कि बहुत मुश्किल है इसको रोक पाना, पर मुझे जहां तक याद आ रहा है, जो मैंने समझा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आर्टिकल 60 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 में क्लियरली मेंशन है कि अगर देयर इज अ ब्रीच ऑफ मटेरियल और देयर इज अ मटेरियल ब्रीच, आप संधि को खत्म कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ बात होल्ड की है। हाँ ठीक है, अब पानी नहीं रोक सकते क्योंकि अपर रिवरिन में जो रिवर्स हैं, वेस्टर्न रिवर्स की बात करें, चिनाब, झेलम और इंडस, उसके पानी को आप नहीं रोक सकते क्योंकि आपके पास रिजर्वायर्स या डैम्स नहीं है।
आपके जो ईस्टर्न है वहां आप संभाल सकते हैं। हाँ, आपके पास एक बेसिक सबसे बड़ा क्या है, डेटा और एडवांस इंफॉर्मेशन कि मॉनसून के टाइम में आपने अगर जल प्रवाह खोल दिया तो वहां फ्लड हो जाएगा। समर के टाइम में आपने रोक दिया, सेडिमेंट्स हटाने की कोशिश की, रोक दिया, तो वहां पर सुखाड़ आ जाएगा। मैक्सिमम वही कर सकते हैं। आम आदमी इसको ही मान के चल रहा है, पर क्या ये रिजल्ट है? क्या दूसरी तरफ जो जनता की चाहत है कि टू हैव अ फाइनल वन टाइम वॉर विद पाकिस्तान, क्या हम उसके लिए सक्षम है? क्योंकि पाकिस्तान इज ऑल्सो न्यूक्लियर केपेबल, वो न्यूक्लियर इक्विप्ड है। दूसरी तरफ क्या हम थर्ड पार्टीज यानी कि यूएस, रशिया या इस तरह के जो कंट्रीज ने पहलगांव पे हमें सपोर्ट किया है और कंडेम किया है इस इंसिडेंट को, कैन वी बैंक ऑन देम? क्योंकि हिस्ट्री में अब तक के इतिहास में यही देखा गया है कि इट्स अ 1-on-1 फाइट। आर वी इन अ पोजीशन टू गो फॉर अ डायरेक्ट वॉर विद पाकिस्तान? देखिए, इसमें विल पावर की बात है और हमने देखा है कि इजराइल ने कैसे गाजा पट्टी को तबाह किया। तो गाजा पट्टी में इतने कंट्रीज थे, वो सपोर्ट कर रहे थे पैलेस्टाइन को, भारत भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब इजराइल की बात आई तब किसी ने इजराइल का विरोध नहीं किया। इजराइल ने लगभग वहां पे तबाही मचा दी है। एक वहां पे खड़ी इमारत अभी नहीं है इसके आज की तारीख में, उसके बावजूद वहां पे बम ब्लास्ट यानी बम फेंके जा रहे हैं, वहां पे मिसाइल से अटैक्स हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो विक्टिम है, इजराइल ने विक्टिम कार्ड खेला, तो विक्टिम है तो उसको हक है किसी को बदला लेने का। ये सरकार मान चुकी है, यानी पूरा विश्व मान चुका है। तो ऐसे में अगर हम पाकिस्तान पे लिमिटेड अटैक करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई उसको रोकेगा नहीं। हालांकि दो न्यूक्लियर पावर स्टेट है, इसलिए ये हो सकता है कि अमेरिका और रशिया या फिर चाइना जो है वो नहीं चाहेगा कि इस तरह का यहाँ पे कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाए। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर वॉर ना यूज करते हुए अगर हम पाकिस्तान के ऊपर जो उनके जो पनाह उन्होंने दिया है टेररिस्ट को, वो टेररिस्ट के जो वहां पे कैंप्स है उसको खत्म करने के लिए भारत हमेशा भारत को वहां पे लिमिटेड एक्शंस ले सकता है भारत, और ये लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेते तो फिर कोई 56 इंच का सीना कहने की किसी को जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि ये सारी चीजें देखते हुए हमने देखा है कि रशिया ने भी यूक्रेन पे अटैक किया था, अमेरिका ने कई दूसरे देशों पे अटैक किए, तो वो तो अपने हित के रक्षा के लिए इन्होंने बताया कि हमने अटैक किए। तो भारत अपनी हित की रक्षा बताकर पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है, और पाकिस्तान में पनाह मिलती है टेररिस्ट को, ये अभी नई बात नहीं रही है। ये सबको पता है, पाकिस्तान के असेंबली में भी इसके भाषण हुए। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान पर अटैक करना ये जरूरी है, और उसमें सवाल ये उठता है कि जो इसके बाद क्या होगा। तो उसमें हमें ये देखना होगा कि जो हम अभी का काम कर रहे हैं कि कश्मीर में जो भी टेररिस्ट के संबंध में जो फैमिलीज हैं जिनके घर से कोई आतंकवादी बन गया है, उनके घर को हम नष्ट कर रहे हैं। अब ये नष्ट करना जो है, बम से उड़ा देना जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। बुलडोजर पॉलिसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मना की है, फिर भी भारत सरकार वहां से धड़ल्ले से काम कर रही है। और वहां पे आपको जैसे पता है कि जो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट है वो इतनी सशक्त नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह केजरीवाल का हाल था वैसे ही वहां पे उमर अब्दुल्ला का हाल है। वहां पे सारी पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के यानी सीधे अमित शाह इनके हाथ में है। तो अमित शाह जो चाहे वो वहां पे कर सकते हैं। अगर अमित शाह वहां जो चाहे वो कर सकते हैं, तो फिर राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री को किसने रोका है कि वो पाकिस्तान पे हमला करें? कम से कम जवाब तो देना चाहिए कि आप अगर हमारे यहाँ पे 200 किलोमीटर आप अंदर आ सकते हो, तो हम भी 200 किलोमीटर आपके एरिया में जा सकते हैं। ये तो कभी हमें बताना तो पड़ेगा। अजय जी, यानी कि आपको लगता है कि कोवर्ट ऑपरेशंस जरूरी हैं? अगर हम डायरेक्ट ना कर पाए इंटरनेशनल प्रेशर के कारण, कोवर्ट ऑपरेशन बालूचिस्तान को लेकर, हैज दिस टाइम नॉट कम कि हमें बालोचियों से वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं? बाइफर्केशन ऑफ पाकिस्तान आज की तारीख में, अगर इंदिरा ने पाकिस्तान को बांटा
को तोड़ा और बांग्लादेश क्रिएट किया, तो क्यों नहीं आज की तारीख में हम पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अलग कर दें, क्योंकि ये रीढ़ उनका कमजोर हो जाएगा। और वी हैव सपोर्ट इन बलूचिस्तान एंड दे आर फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। आम जनता यही चाहती है, ट्राइफर्केशन, बाइफर्केशन, और समय आ गया है पीओके अलग, बलूचिस्तान अलग, पाकिस्तान छोटा। देखिए, हमें थोड़ी सी टोपोग्राफी भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ पाए, इसका कारण ये था कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो तीनों, जो अभी का बांग्लादेश है, वो तीनों हिस्से से भारतीय सीमा से घिरा हुआ था। और वहाँ पे हमें एक्शन करके जो आर्मी और बाकी एयरफोर्स और बाकी जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पे चली गई, और 14 दिन के अंदर हम लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ दिया और वहाँ पे बांग्लादेश का निर्माण हमने किया। लेकिन आज की तारीख में हमें अगर बलूचिस्तान में आर्मी अगर लेके हम जाएं, तो उसके लिए जंगी जहाज और एयरफोर्स, इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। लैंड से तो हम जा नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल हमें ईरान सपोर्ट करे। अगर ईरान हम सपोर्ट करें तो ईरान से भी हम वहाँ पे, हमारी आर्मी वहाँ पे जा सकती है। लेकिन आज की तारीख में ईरान क्या ऐसा करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये चीज है। दूसरा जो है, कोवर्ट ऑपरेशंस हम ऑलरेडी कर रहे हैं। जो इंडिया में जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, उनके कई सारे जो परपेट्रेटर्स हैं वहाँ पे, जो जिन्होंने इसको अंजाम दिया था, ऐसे आतंकवादियों को मारा जा रहा है वहाँ पे। और इसके लिए जो कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए हम लोग तालिबान के जो एलिमेंट्स है, जो अभी उस वॉर के सिचुएशन में नहीं है, खाली बैठे हुए, ऐसे लोगों को हम, जो यंग बच्चे हैं, उनको हम यूज कर रहे हैं। उनको पैसे देके फिर उनको टारगेट किलिंग का काम दिया जा रहा है। और ये बात छुपी नहीं है, वो सारे अखबारों में इसके बारे में आ रहा है, और शायद हमारी खुफिया एजेंसी भी इसमें शामिल होगी। तो ये जो चीजें हैं वो हम कर रहे हैं। कनाडा में भी जो निज्जर का केस में क्या हुआ ये सबको पता है, तो हमारी खुफिया एजेंसी वहां पे काम कर रही है। तो कोवर्ट ऑपरेशन तो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन अभी जरूरत है कि सीधे जवाब देने की। और इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार ने एक बार जरूर ये करना चाहिए। जाते जाते एक छोटा सा टाइमिंग पे, ये टाइमिंग बड़ा तरीके से चुना गया था लगता है। वाइस प्रेसिडेंट यूएस वॉज हियर, ताहुर राणा को हम लेकर आए, एक माहौल सा बन गया। शायद इसका फायदा उग्रवादियों ने उठाने की कोशिश की। आपका क्या कहना है टाइमिंग? ये हो सकता है क्योंकि चिट्टी सिंह पुरा का जो, यानी इसके पहले भी कुछ आतंकी हमले हुए थे, कोई ना कोई अमेरिकी बड़ा अफसर भारत में आया है, तभी ऐसे आतंकी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, आतंकवाद को अंजाम दिया गया था। तो टाइमिंग तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कई एक्सपर्ट ये भी पूछ रहे हैं कि इससे साबित क्या कर पाए आतंकी, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बेकार है, वो वॉर की सिचुएशन में नहीं है। अगर भारत पाकिस्तान के साथ वॉर करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति और चरमरा जाएगी। अगर अमेरिका और बाकी इस्लामिक स्टेट उसको मदद नहीं करेंगे या चाइना उसको मदद नहीं करेगी, तो आर्थिक हालात उसके ठीक नहीं रहेंगे अगर वॉर की सिचुएशन में। तो और वॉर के लिए पैसा और जो साजो सामान है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने क्या इसमें ये किया, यानी क्यों अंजाम इसको दिया, इसके बारे में अभी भी जो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो भी पोशोपेश में। दूसरा, जो टेररिस्ट ने टूरिस्ट को टारगेट किया, इसके बारे में भी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि कश्मीर की पूरी जो आर्थिक व्यवस्था है वो ज़्यादातर टूरिज्म पे टिकी हुई है। और ऐसे में टूरिज्म वहाँ पे ख़त्म करके टेररिस्ट को क्या मिलता, या उनके जो सपोर्टर्स वहाँ पे लोकल, अगर मान भी लेंगे हम कि लोकल पॉपुलेशन में उनकी कोई सपोर्टर्स है, तो उनको क्या मिलेगा। तो यही कारण है कि इसके बारे में अभी भी पशुपेश में है। लेकिन एक ज़रूर है कि इस आतंकवाद हमले के कारण देश के सामने बाकी जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हम भुलाकर सिर्फ हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। फिर वो अमेरिका ने जो हमारे ऊपर लेवी लगाई है उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारे
जो वो महंगा हो गया अमेरिकी गुड्स, वो उसके महंगे गुड्स हमें लेने पड़ रहे हैं, उसके बारे में कोई हम चर्चा नहीं कर रहे, ना ही हमारी जो अंतर्गत सिचुएशन है, महंगाई बढ़ रही है, बाकी जो चीजें हैं उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे। तो शायद आतंकियों को ये चाह रहे होंगे ऐसा माने, शायद ये भी चाह रहा होगा इंटरनेशनल, चाइना और यूएस की इस तरह की घटना और इस तरह की इंसिडेंट्स हो, वॉरफेयर शुरू हो जाए, फाइनेंशियल डिमांड बढ़ जाए तो उनका मार्केट खुल जाए। खैर इस पे हम डिटेल में बात करेंगे आपसे, और अच्छा लगा आपसे बात करके। पहलगाम और मुद्रा, एनआईए, कहाँ चूक हुई, अनसुलझे सवालों का जवाब सरकार कब तक देगी, इन चीज़ों का हम इंतजार करें। जी अच्छा लगा आपसे बात करके सुभाष जी, नमस्कार, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।